विशाल विशाल आपको यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट थी खैर, मीरापुर और कुंदरकी में, आपको क्या लग रहा है, यहाँ अखिलेश बिना जयंत के लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? देखिए, बिल्कुल अभी हमारे तीनों संवाददाताओं ने जिस हिसाब से आंकड़े बताए वो जाहिर करते हैं कि पहली बार, आप सोचिए, पहली बार खैर में सपा लड़ती हुई दिख रही है। आरएलडी के जाने के बाद मीरापुर में सपा अपने बीजेपी को और आरएलडी गठबंधन को एक कड़ी टक्कर दे रही है। कुंदरकी आमतौर पर सपा का गढ़ है क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां 60% से अधिक है, और बीते चुनाव में भी देखा गया कि कुंदरकी वो अधिक मार्जिन से जीतती आई है। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा पुष्कर जी, कि इन सब सीटों पर जो भी समीकरण हो, इसके अलावा एक जो बड़ा समीकरण है वो प्रशासनिक समीकरण है कि चुनाव कैसे होगा, जिस पर अखिलेश यादव बार बार सवाल उठाते रहे। वो तो अभी 2 दिन जिलाध्यक्ष पहले लड़ रहे हैं, उन्होंने आपके जिलाधिकारी ने। कुंदरकी का वीडियो भी शेयर किया। ये कुंदरकी बात का आपने वीडियो भी सही शेयर कही, किया। ये दर्शकों तक भी तारीख बात में पहुंचनी चाहिए। अखिलेश बिल्कुल ये बात लगातार 9 की 9 सीटों पे प्रचार के दौरान अखिलेश ने अपने रैली में, वो अगर रैली 50 मिनट की तो 5 मिनट सिर्फ यही समझ चाहते हैं कि किस तरीके से वोट देना है। अगर एक बार नहीं डालने दिया तो दूसरी बार आओ, वीडियो बनाओ, जितनी बार भी आओ, लेकिन वोट डाल के जाओ। तो सपा की जो सबसे बड़ी चिंता है वो जो उनकी परंपरागत सीट है जहां पर वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं या फिर वो थोड़ा सा मजबूत है, वहां पर वो ये चाहते हैं, वहां पर वो चाहते हैं कि वोट पूरी तरीके से पड़ जाए। जैसे रामपुर में जो आरोप लगे या आजमगढ़ में आरोप लगे, उस आरोपों से इतर वो चाहते हैं यहाँ पर वोट पड़ जाए। और ये सबसे बड़ी सपा के लिए चुनौती है कि वोटिंग उनकी हो जाए। ठीक ठीक है, समीकरण तो उनकी सभी वोटिंग हो जाए। अलग है। डॉक्टर साहब, आपसे इन 3 सीटों में मैं सबसे पहले कुंदरकी का हाल पूछूंगा आपसे। क्या कुंदरकी वो रामपुर मॉडल होने जा रहा है कि इस बार फिर आरोप लगे कि जिस तरीके से रामपुर विधानसभा उपचुनाव में 16 राउंड की काउंटिंग के बाद 21 राउंड का सीधे नतीजा आया था और आसिम रजा बोलते रह गए कि मुझे नंबर नहीं दिए गए, जबकि वो 16 राउंड तक आगे चल रहे थे। क्या वो रामपुर मॉडल की तरफ विशाल कहीं बता रहे थे कि प्रशासनिक, और उसको वो जो एक पत्रकार है अपना बता रहा है कि वो डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, वो तो यही कहेंगे कि अखिलेश समझा रहे हैं, तो अखिलेश वही बताना चाह रहे हैं कि वोट डालने जरूर जाना? नहीं, देखो, अखिलेश जी को अनुभव है ना इस बात का। 2009 में जब एसपी सिंह बघेल हार रहे थे और उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो लठ मार के भगाया उनको, रातों रात मुकदमे लगे, पूरी पुलिस दौड़ती रही उनको पकड़ने के लिए, उनके और उनके साथ के लोगों को। तो ये सरकार तो करती आई है ना, इसलिए बार बार अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होता है, होता नहीं है, आपने भी किया है सरकार के रहते हुए। अखिलेश यादव सरकार में उपचुनाव आप देखिए, उपचुनाव में यही होता है, ग्राम प्रधानों को बुला लिया, सीओ बुला रहा है, इंस्पेक्टर बुला रहा है, और एक कॉलेज में जाकर के हमने तो देखा कि खुद राम गोपाल जी देख रहे थे उसको, और ये टारगेट दिया जा रहा था कि नहीं आपको इतने वोट निकलवा नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि रामपुर मॉडल क्या फॉलो होने जा रहा है, तो आपने इटावा, जसवंत नगर ये मॉडल बता दिए कि जिसकी चर्चा नहीं हो पाई, ये भी मॉडल एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, मैं ये कह रहा था कि जो अखिलेश जी ने बहुत देखा है ये पास से कि ब्यूरोक्रेसी का सदुपयोग कैसे करते हैं, दुरुपयोग कैसे करते हैं, इसलिए बार बार वो कह रहे हैं, बार बार वो कह रहे कुर्ते पजामे पहनने ब्यूरोक्रेसी के अफसर, इनके पास कार्यकर्ता तो है नहीं, वो क्योंकि वो जानते हैं अखिलेश जी बहुत अच्छी तरीके से। और ये आपके संवाददाता विशाल जी जानेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे। फिर मेरे साथ गाजियाबाद से संजीव शर्मा, मझवा से अमित सिंह और फूलपुर सीट का हाल बताने के लिए दिनेश सिंह, हमारे तीनों संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले गाजियाबाद पूछ लें। कह रहे हैं कि 9 सीटों में संजीव शर्मा का हाल बिल्कुल करहल जैसा है कि यहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे लाइन पार का वोट इधर पड़े या सिंहराज जाटव कुछ भी कहें, वो वहां चुनाव पूरा एक तरफा है संजीव शर्मा भाजपा के लिए।
देखिए गाजियाबाद में ये उपचुनाव जो है सपा के नाक की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर सपा का कोई आधार नहीं है। और अखिलेश यादव यहाँ पर चुनावी सभा करने आए थे, अपने जो कार्यकर्ता है उनको जगाने आए थे, और जो मुस्लिम एरिया है उनको जब ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए, और इसके साथ ही हिंदू वोटों को भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते गए थे। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि गाजियाबाद हमेशा से बीजेपी का घर रहा है। बात करें पीछे चुनावों की, तो पांचों विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर विजयी हुए थे। और लेकिन जब यहाँ से सांसद का टिकट अतुल गर्ग को मिल गया और वो जीत भी गए, तो ये सीट खाली हुई और अब इस सीट पर संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लाइन पार क्षेत्र है, उसमें सभी लोग सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका संजीव, कहना है कि आप यहाँ अपना पर माइक जितने- हाथ में ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, आवाज बहुत माइक को ठीक कीजिए थोड़ा सा। जी एक सेकंड जी जी, अब आवाज आ रही है? हाँ संजीव, आपने अतुल गर्ग के टिकट और सांसद बनने की कहानी बनाई। गाजियाबाद में एक ही चीज बीजेपी को अब की परेशान कर रही है, जो गाजियाबाद के पूर्व सांसद है वीके सिंह और उनकी बेटी मृणालिनी, अगर मैं नाम सही ले रहा हूं, इन दोनों ने संजीव शर्मा के लिए प्रचार नहीं किया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद राजपूतों की बीजेपी से नाराजगी है। लेकिन गाजियाबाद सीट जो है, यहाँ पर सीधे सीधे कहें तो लालाओं का कब्जा है। जिस तरफ लाला होते हैं उसी तरफ सारे वोट घूम जाते हैं। लेकिन जो अन्य जातियां हैं उनके वोटों को भी कटेंगे तो बटेंगे वाला यहाँ पर मजबूत होता नजर आ रहा है, जिसके बाद ये समझा जा रहा है कि हिंदू वोट एकजुट हो चुका है और सारा का सारा वोट भाजपा को पड़ेगा। वही अखिलेश यादव या बसपा की बात करें तो वो भी मैदान में है, और चंद्रशेखर आजाद पार्टी जो उनकी पार्टी है उसके भी एक प्रत्याशी खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वोट कटवा पार्टी है ये भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है और सपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। तो यानी जीत हार जो होगी वो कांटे की होगी, लेकिन बीजेपी के सभी कार्यकर्ता आत्मस्थ है कि यहाँ से संजीव शर्मा ही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर विकास करवाना है, एक नारा ये भी दिया गया है स्थानीय लेवल पर कि अगर विकास करवाना है तो भाजपा को जिताना है, अगर कोई और आएगा तो विकास शायद नहीं हो पाएगा। इसीलिए जनता ने भी मन बना। संजीव, एक लास्ट में छोटा सा सवाल है, छोटा ही सा जवाब दीजिएगा। तो आपको क्या लग रहा है, जो अतुल गर्ग की एक बड़े मार्जिन की विक्ट्री थी विधानसभा में, क्या वैसी विक्ट्री दिखाई देगी कि यह लड़ाई है छोटे, क्योंकि वोट भी उस तरह नहीं पड़ेगा? जो पहले अतुल गर्ग जीते थे उन्हें लाखों की संख्या में वोट मिले थे, और इस बार भी ये माना जा रहा है कि जो जीत होगी वो उनसे बढ़कर होगी, क्योंकि संजीव शर्मा यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार बने, जमीन से जुड़े हुए नेता है। तो 2 लाख से ऊपर, हाँ, क्योंकि उनके पास तो स्कूटर है और वो 17 करोड़ के मालिक हैं, सिंहराज जाटव। बड़ा वो चल रहा है खूब मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया पे। अब मैं चलता हूं मझवा भी वो सीट है जो समाजवादी पार्टी वहां जीत नहीं सकी है। अमित, क्या है जो 24 का मिला है बूस्टर डोज, वो वहां काम कर रही है कुछ? देखिए पुष्कर जी, अभी हमारी बात 65-70 साल के रिटायर्ड शिक्षक से हो रही थी। उनसे हम एक हफ्ते पहले भी बात करके आए थे। उनसे हमने पूछा कि प्रचार खत्म हो गया है सर, क्या स्थिति है वहां? तो उनका जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ 23 तारीख को इसके इर्द ही नतीजा रहेगा। उन्होंने कहा कि मझवा के ब्राह्मणों को रमेश फोबिया हो गया है। रमेश बिंद एक बड़ा फैक्टर इस उपचुनाव में बनकर खड़े हो गए हैं, और 3-4 दिन पहले तक जो स्थिति बनी हुई थी कि दीपू तिवारी ठीक ठाक ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उसमें अब काफी हद तक बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है मझवा उपचुनाव में, बिंद वोट बैंक को लेकर रमेश बिंद पहले दिन से ही इस कोशिश में है कि एक बिंद का वोट इधर से उधर न जाए, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि लोकसभा के चुनाव में मझवा में वो अनुप्रिया पटेल से करीब करीब 2000 वोट से पीछे थे। वो 2000 वोट से पीछे थे तब थे जब अनुप्रिया पटेल अपना दल के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी। एनडीए का हिस्सा जरूर थी, लेकिन कमल का फूल तब चुनाव चिन्ह नहीं था। उनको यह डर था कि अगर सुचिस्मिता
मौर्य लड़ रही हैं कमल के फूल के चुनाव चिन्ह पर, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिंद वोटर अगर बढ़ते हैं तो उनका सबसे बड़ा नुकसान होगा। पहले दिन से वो इसमें लगे हुए थे, तो अगर बिंद वोटर एकजुट होते हैं और ब्राह्मण वोटर बढ़ते हैं, तब तो वहां इस बात की संभावना है कि साइकिल चल निकलेगी। लेकिन अगर ब्राह्मण वोट नहीं बढ़ता है और अगर 15 से 20% बिंद भी अगर बढ़ते हैं, तो फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। जो पूरा चुनाव रहा इस मझवा में, उपचुनाव में जो कैंपेनिंग हुई, बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने कैंपेनिंग की, अपनी पूरी ताकत लगा दी। मुख्यमंत्री को 2-2 जनसभा वहां करना पड़ा। वो जितने भी सहयोगी दल हैं उनके सभी बड़े नेता वहां मौजूद रहे। ओम प्रकाश राजभर 3-4 बार वहां गए, संजय निषाद वहां 3-4 बार गए, कई कैबिनेट मंत्री तो वहीं बाकायदे स्टे कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। ब्राह्मण नेता ब्राह्मण लॉबी में लगातार वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली उन्होंने वहां चुनाव प्रचार किया। इसके साथ साथ जो आपने हिंट किया, निषाद वोटर परेशान कर रहा है। वहां संजय निषाद को वो भाव नहीं मिला, गए वो 2-3 बार गए, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने भी भेजी है वहां पे निषाद वोटर की वजह से थोड़ा ज्योति बिंद या कह ले रमेश बिंद का पड़ला थोड़ा लड़ाई में ज्यादा दिखाई दे रहा। क्या ऐसा हकीकत में है कुछ? मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, चूंकि निषाद समाज का ही एक अंग है बिंद समाज, चूंकि मछुआ समाज का ही हिस्सा है बिंद समाज, तो संजय निषाद के रहने नहीं रहने का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर विनोद बिंद का भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो इस बात का कि ब्राह्मण वर्सेस बिंद का जो एक वहां एक वर्चस्व की लड़ाई है, जो पिछले 30-40 सालों से वहां देखने को मिल रही है, उसका क्या असर होगा। हमने कई ब्राह्मणों से बात की वहां के, उनका यह कहना था कि बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन अगर रमेश बिंद या उनके परिवार की जगह कोई और बिंद होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं थी। हम मैसेज दे सकते थे सरकार को कि कोर इशू पर भी हम वोट करते हैं। लेकिन रमेश बिंद को जिस तरीके से प्रमोट किया गया और पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी रमेश बिंद को ही सेंटर में रखकर लड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में एक एग्रेशन है। तो और उनका ये कहना था मझवा में मान लेता हूं बीजेपी के लिए जब लोग पति को नहीं छोड़े तो बाकी लोग के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये 2 फैक्टर महत्वपूर्ण होंगे। बटोगे तो कटोगे का जो लिटमस टेस्ट है ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर होगा और उसका नतीजा 23 तारीख को सामने आएगा। जी ठीक है, ठीक है। तो अमित, आपने बहुत कायदे से समझाया कि समाजवादी पार्टी के लिए कमजोरी भी क्या है, लेकिन इस बार ऐसा तो लग रहा है कि बसपा से तो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी जीती नहीं है मझवा में। अब मैं चलूंगा फूलपुर सीट, जो लोकसभा के चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट थी, वो समाजवादी प्रत्याशी आगे रहे थे, लेकिन अब क्या ग्राउंड पे स्थित है, 2-2 विधायक समाजवादी पार्टी के पल्लवी पटेल और पूजा पाल घर घर वोट मांग रही है भाजपा के लिए, और कांग्रेस वहां समाजवादी पार्टी का विरोध कर ही रहे हैं। उज्जवल रमन निकले ही नहीं। दिनेश जी, क्या है, कुछ है फूलपुर सीट पे 24 जून वाला माहौल, या अब बदल गया है? देखिए, स्थितियां अब बहुत बदल गई हैं। जिस तरीके से एक स्ट्रेटजी के तहत भाजपा ने यहाँ पर अपना रणनीति बनाई है और मुख्यमंत्री 3 बार यहाँ पर जनसभा करने आए। डिप्टी सीएम में जो उन्होंने 3 जनसभाएं की, करीब 1 दर्जन के आसपास मंत्री और जो सांसद हैं वो लगातार यहाँ पर जनसंपर्क में लगे रहे। दूसरी पार्टियों से भी जो लोग आए हैं उनको, जैसा कि आपने जिक्र किया, उन्हें भी लॉन्च किया गया, वो भी लगातार यहाँ पर चुनाव जनसंपर्क में थे। तो पार्टी ने कोशिश, मेहनत तो बहुत की है। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ डिसाइड करेगा यहाँ का दलित वोटर, क्योंकि दलित वोटर यहाँ सबसे ज्यादा है। अगर संख्या में देखा जाए तो 80,000 से ज्यादा वोटर है। वो दलित वोटर के साथ हुआ ये कि जिस समय बीएसपी ने एक मजबूत कैंडिडेट अपना शिवरन पासी यहाँ उतारा, तो उसके बाद बहुत अच्छी मेहनत उसके बसपा के कार्यकर्ताओं ने की और बहुत अच्छी उम्मीद जगी। लेकिन अचानक पता नहीं पार्टी का क्या कैसा फैसला हुआ कि शिवरन पासी को हटाकर 2 महीने बाद हटाकर के उसकी जगह में एक सवर्ण जितेंद्र कुमार सिंह है, उन्हें दे दिया गया। उसकी वजह से जो बसपा का जो वोटर, कोर वोटर है, वो अगर कहा जाए तो कंफ्यूज हो गया कि अब उसे किस तरफ जाना है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है
या भाजपा उसे अपनी तरफ ले जाती है। बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि जो हमारा बसपा का वोटर है उसका क्या मूव रहता है। अगर बसपा के वोटर को बाकी हटा दे तो अभी भी समाजवादी पार्टी लीड कर रही है भाजपा पर। जी।